दोस्तों, कभी अकेले बैठे-बैठे आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर मैं हूं कौन? मतलब शरीर तो दिखता है, दिमाग एमआरआई मशीन में नजर आता है, पर जो ये अंदर वाली आवाज है, जो कहती है, हाँ, ये मैं हूं, वो असल में क्या है? यही है हमारी आज की थीम चेतना। अब चेतना का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ये जानना कि मैं जी रहा हूं। यानी अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो सिर्फ पिज्जा निगलना ही नहीं, बल्कि ये महसूस करना कि भाई वाह, चीज खींच रही है। वो फीलिंग ही चेतना है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली गड़बड़, क्योंकि विज्ञान कहता है, भाई, ये सब दिमाग की केमिस्ट्री है, न्यूरॉन्स की फायरिंग है। और अध्यात्म कहता है, नहीं नहीं, चेतना तो अनंत है, ये शरीर दिमाग से बहुत आगे की चीज है। इंसानों में चेतना की खासियत है आत्म जागरूकता। यानी हमें सिर्फ दुनिया का पता नहीं, हमें यह भी पता है कि हम खुद इस दुनिया में मौजूद हैं। यही वजह है कि हम कला बनाते हैं, विज्ञान खोजते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं। यही मानव चेतना हमें बाकी जीवों से अलग करती है। चेतना के प्रकार, लोग अक्सर सोचते हैं, चेतना भी कोई प्रकार की चीज है क्या? हाँ, है। कभी हम जागृत रहते हैं, कभी सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, कभी गहरी नींद में डूब जाते हैं, और कभी ध्यान में ऐसी स्थिति आती है जहां बस मैं हूं का अनुभव बचता है। यही है चेतना के प्रकार। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही चेतना भी रूप बदलती है। तो फिर सच्चाई क्या है? यहीं आता है वो सबसे बड़ा झोल, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये हार्ड प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि लाख रिसर्च कर लो, एमआरआई स्कैन घुमा लो, फिर भी ये समझ में नहीं आता कि दिमाग की केमिस्ट्री से अनुभव कैसे पैदा होता है। सोचो जरा, अगर दर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो आह बोलने की नौबत क्यों आती है? और अगर खुशी सिर्फ हार्मोन है तो मुस्कान अपने आप क्यों फैल जाती है? यही वो रहस्य है जो इंसान को हजारों साल से परेशान कर रहा है। कभी विज्ञान इसे हल करने की कोशिश करता है, तो कभी संत और योगी ध्यान में डूबकर इसके राज खोलने की। अगर आप जानना चाहते हैं कि चेतना को आज की फिलॉसफी में सबसे बड़ा रहस्य क्यों माना जाता है, तो डेविड चाल्मर्स की द कॉन्शियस माइंड जरूर पढ़िए। इसमें चेतना के हार्ड प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझाया गया है कि आपको लगेगा जैसे आपके ही मन के सवाल कागज पर उतर आए हो। दोस्तों, चेतना एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असली पहचान से रूबरू करवाता है, और आज का सफर इसी आईने में झांकने का है। अध्याय 1, विज्ञान का दृष्टिकोण। दोस्तों, अगर चेतना एक फिल्म है तो उसका सिनेमा हॉल है हमारा दिमाग। और इस हॉल में 86 अरब न्यूरॉन्स नाम के दर्शक बैठे हैं। ये न्यूरॉन्स बिजली जैसी करंट और केमिकल्स के जरिए आपस में बातें करते हैं, इतनी तेजी से कि सुपर कंप्यूटर भी शर्मिंदा हो जाए। वैज्ञानिक नजरिए से चेतना को समझने के लिए अनिल सेथ की बीइंग यू से बेहतर किताब मिलना मुश्किल है। यह किताब मस्तिष्क को एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह समझाती है और दिखाती है कि कैसे दिमाग हमारी पूरी रियलिटी गढ़ता है। पढ़कर लगेगा जैसे अपने ही सोचने की प्रक्रिया को बाहर से देख रहे हो। अब विज्ञान कहता है कि चेतना को समझने के लिए सबसे पहले ब्रेन और न्यूरॉन्स की कहानी समझनी होगी। जब ये अरबों न्यूरॉन्स एक साथ चिंगारी छोड़ते हैं तो पैदा होता है विचार, यादें, अनुभव, और यही मिलकर बनाते हैं हमारा स्वयं का बोध। प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत 1, मटीरियलिस्ट व्यू। सब दिमाग का खेल है। यह मान्यता कहती है कि चेतना कोई रहस्यमयी चीज नहीं, ये तो बस मस्तिष्क की बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आउटपुट है। मतलब जैसे कंप्यूटर में
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर स्क्रीन पर फिल्म चलाते हैं, वैसे ही दिमाग के न्यूरॉन्स मिलकर चेतना का शो चलाते हैं। बिना दिमाग चेतना नाम की चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी, आईआईटी, डेटा जोड़ो, चेतना पाओ। इस थ्योरी के हिसाब से चेतना तब बनती है जब अलग अलग जानकारी आपस में जुड़कर एक पूरा अनुभव बनाती है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 मैसेज आते हैं, लेकिन अचानक सब मिलकर एक मजेदार मीम पर हंस देते हैं। यानी डेटा का कनेक्शन ही चेतना को जन्म देता है। आजकल आईआईटी को एआई रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मशीन में भी अनुभव जैसा कुछ पैदा किया जा सके। 3. ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी, GWT, दिमाग का थिएटर। सोचो, आपका दिमाग एक थिएटर है। बहुत सारे विचार अंधेरे में बैठे रहते हैं, लेकिन जब किसी एक विचार पर स्पॉटलाइट पड़ती है तो वो पूरा मंच भर लेता है। हम कहते हैं, हाँ, यही मेरी सोच है। यानी चेतना वही है जो इस स्टेज पर रोशनी में आती है। विज्ञान की सीमाएं, लेकिन यहां आकर साइंस भी थोड़ा चुप्पी साध लेता है, क्योंकि चाहे जितना भी ब्रेन स्कैन कर लो, एक सवाल अब तक अनसुलझा है। अनुभव आखिर पैदा कैसे होता है? मतलब, दर्द सिर्फ सिग्नल क्यों नहीं, बल्कि सच में चुभता क्यों है? खुशी सिर्फ हार्मोन का खेल क्यों नहीं, बल्कि चेहरे पर मुस्कान क्यों लाती है? यही है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी दिमाग की मशीनरी समझ आ गई, पर मेन होने का एहसास अब भी एक रहस्य है। अध्याय 2, दर्शन और तत्वशास्त्र। दोस्तों, चेतना की पहेली सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं उलझाती। फिलोसफर्स यानी दार्शनिक भी सदियों से इसके पीछे सिर खुजा रहे हैं। कभी ग्रीस की गलियों में, कभी भारत की गुफाओं में, हर जगह लोग यही सोचते रहे, मैं कौन हूं? पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी सबसे पहले मिलते हैं एक पुराने फ्रेंच दोस्त से, रेने डेस्कार्टिस। उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी ये ख्याल आ रहा है कि हां, मैं ये वीडियो देख रहा हूं, तो बस यही तुम्हारे अस्तित्व का सबूत है। क्योंकि अगर सोच ही नहीं रहे तो आप हैं भी या नहीं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। फिर आते हैं मॉडर्न फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स। उन्होंने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस नाम का बम गिरा दिया। उनका कहना है, दिमाग की वायरिंग समझ लो, लेकिन ये मत समझो कि अनुभव की गुत्थी सुलझ गई। क्योंकि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को समझना इजी है, पर चाय पीते समय चाय का असली स्वाद महसूस होना, यही असली रहस्य है। भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी। अब जरा चले भारत की ओर। यहां दर्शन ने चेतना को सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद माना। वेदांत दर्शन कहता है, व्यक्ति की आत्मा, आत्मन और ब्रह्म, सर्वव्यापी चेतना अलग नहीं, बल्कि एक ही है। मतलब, जैसे समुंदर और उसकी लहरें अलग नहीं होते, वैसे ही हम सब एक ही चेतना की अलग अलग लहरें हैं। सांख्य दर्शन में कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। यह कहता है कि दुनिया दो चीजों से बनी है, पुरुष यानी शुद्ध चेतना, और प्रकृति यानी सारा पदार्थ और मन। जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिक्स हो जाते हैं तो जन्म लेता है पूरा ब्रह्मांड और हमारी अनुभूति। बौद्ध दृष्टिकोण और भी हटके है। बुद्ध ने कहा, अनात्म यानी कोई स्थायी आत्मा या मैं है ही नहीं, हम बस बदलते हुए अनुभवों और चेतना का एक निरंतर प्रवाह है। मतलब, आज आप हंस रहे हैं, कल रो रहे हैं, परसों चुप है, तो कौन सा आप असली है? यही अस्थिरता ही असली सच्चाई है। अगर आपको पश्चिमी दर्शन
और आधुनिक दार्शनिक बहसें पसंद है, तो चाल्मर्स की द कॉन्शियस माइंड गहरी सोच का दरवाजा खोलती है। वहीं भारतीय दृष्टिकोण को महसूस करने के लिए एस ओमना की वेदांता द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जरूरी है। ये दोनों मिलकर चेतना के दर्शन को पूरब और पश्चिम दोनों की नजर से दिखाते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम कहता है सोच ही तुम्हारा सबूत है। भारत कहता है तुम सिर्फ सोच नहीं, पूरा ब्रह्मांड हो। और बुद्ध कहते हैं अरे भाई, कोई स्थायी तुम है ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर तीनों ही बातें अलग अलग हैं, तो चेतना की सच्चाई आखिर है कहां? अध्याय 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, विज्ञान चेतना को दिमाग की मशीनरी मानता है। दर्शन इसे तर्क और विचार में ढूंढता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर आते हैं, तो चेतना एक अनुभव बन जाती है, किताबों में लिखी परिभाषा नहीं, बल्कि वो जो आप अपनी आंखें बंद करके भीतर महसूस कर सकते हैं। चेतना के स्तर, चेतना की परतें हैं सतह पर विचार और भावनाएं, नीचे दबे डर और इच्छाएं, और सबसे गहराई में शुद्ध शांति। कुछ इसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय कहते हैं, कुछ मनोविज्ञान में सचेतन अवचेतन अचेतन कहते हैं। पर सब मानते हैं चेतना के स्तर जितने गहरे, उतनी ही अनोखी यात्रा। ध्यान और साधना में चेतना का अनुभव। ध्यान, मेडिटेशन और साधना सिर्फ बैठकर आंख बंद करने का खेल नहीं है। ये असल में अपने मन की आवाजों को सुनना और फिर उन्हें शांत करना है। सोचो जरा, पूरे दिन हमारा दिमाग व्हाट्सएप ग्रुप जैसा है। कभी यादें पिंग करती है, कभी प्लान्स, कभी चिंता, कभी गुस्सा। ध्यान वही प्रक्रिया है जिसमें ये सब नोटिफिकेशन धीरे धीरे म्यूट हो जाते हैं और बचता है सिर्फ शुद्ध मैं हूं का अनुभव। चेतना और ध्यान। ध्यान चेतना का आईना है। जब हम ध्यान करते हैं तो दिमाग की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती है। विचारों का शोर रुकता है और अंदर से एक साफ सुथरी जागरूकता उभरती है। यही अनुभव हमें दिखाता है कि चेतना किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। पतंजलि योग सूत्र चित्त वृत्ति निरोध। योग के महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब योग है मन की तरंगों को शांत करना। ये तरंगे क्या है? विचार, भावनाएं, इच्छाएं, जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं। और जब ये सब रुक जाते हैं, तो मन एक स्वच्छ झील की तरह शांत हो जाता है और उसमें चेतना का असली चेहरा दिखाई देता है। रहस्यात्मक अवस्थाएं, समाधि और निर्वाण। अब आती हैं वे अवस्थाएं जिनकी चर्चा अक्सर संत महात्मा करते हैं। समाधि वो अवस्था जहां ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान किया जा रहा है, दोनों के बीच का फर्क मिट जाता है। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए और कहे, अब मैं अलग नहीं। निर्वाण, बौद्ध दृष्टिकोण का शिखर, जहां सारी तृष्णाएं, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, इसे बस महसूस किया जा सकता है। आधुनिक अध्यात्म। अब कोई कहेगा, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आज के समय में इसका क्या मतलब? तो दोस्तों, आधुनिक दुनिया ने भी चेतना को नए तरीके से अपनाया है। माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी जागरूकता से जीना। कहीं चाय पी रहे हैं तो सचमुच चाय का स्वाद लेना, न कि फोन स्क्रॉल करते करते चाय घटक जाना। साथ ही आज साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी परिवर्तित चेतना की अवस्थाओं, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे गहरी मेडिटेशन, ट्रांस, या फिर कुछ मामलों में साइकेडेलिक्स के अनुभव। मतलब विज्ञान भी धीरे धीरे उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जिसे संत और योगी सदियों से खोल चुके हैं। आध्यात्मिकता को बिना धार्मिक बंधन के समझना हो तो सैम हैरिस की वेकिंग अप आदर्श किताब है।
यह आपको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए बताती है कि चेतना का अनुभव कैसे किया जा सकता है। पढ़ते वक्त लगेगा जैसे कोई वैज्ञानिक आपकी आत्मा से बात कर रहा हो। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है, चेतना को समझने के लिए बाहर मत भागो, बल्कि आंखें बंद करो और भीतर उतर जाओ, क्योंकि चेतना किताबों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव में छिपी है। अध्याय 4, चेतना की अवस्थाएं। दोस्तों, चेतना कोई एक ही रंग की चीज नहीं है। ये तो जैसे मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी कोहरा। हम सब रोज जिन अवस्थाओं से गुजरते हैं, वो चेतना के अलग अलग रूप हैं। चेतना और अवचेतन। कभी नोटिस किया है कि गाड़ी चलाते वक्त गियर अपने आप बदल जाता है? यही अवचेतन है। हमारी चेतना सतह पर है, लेकिन उसके नीचे यादों और आदतों का पूरा भंडार है। अवचेतन हमें चलाता है और चेतना हमें महसूस कराती है। दोनों मिलकर ही हमको बनाते हैं। एक, जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट। यही वो अवस्था है जिसमें हम अभी हैं। आंखें खुली, दिमाग चालू, काम धंधा, बातें चर्चा। इसी में हम दुनिया को यथार्थ मानते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी जागृत चेतना भी काफी हद तक एक फिल्टर है। दिमाग हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हमारे लिए जरूरी है। मतलब रियलिटी पूरी दिखती ही नहीं। थोड़ा सोचना हो सकता है सामने रखा मोबाइल ही असल में होलोग्राम हो। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद जैसी अवस्थाओं को न्यूरोसाइंस से जोड़कर समझना हो तो डिहेन की कॉन्शियसनेस एंड द ब्रेन जरूर पढ़ें। यह किताब आपको दिखाएगी कि अलग अलग मानसिक अवस्थाओं में हमारा दिमाग कैसे काम करता है और चेतना कैसे बदलती रहती है। 2, स्वप्न अवस्था, ड्रीमिंग स्टेट। अब आते हैं सपनों की दुनिया में। यहां लॉजिक छुट्टी पर चला जाता है। आप उड़ भी सकते हो, चांद पर क्रिकेट भी खेल सकते हो और कभी कभी तो एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो बिना पढ़ाई किए। पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वप्न में भी हमें वही मैं का अनुभव होता है। यानी चेतना अपनी क्रिएटिव वर्कशॉप खोल लेती है और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के खेल खेलती है। 3, सुषुप्ति, डीप स्लीप। ये अवस्था थोड़ी रहस्यमयी है। गहरी नींद में न कोई सपना, न कोई सोच, बस एक गहरा सन्नाटा। लेकिन सुबह उठकर हम कहते हैं, वाह, आज बड़ी अच्छी नींद आई। मतलब उस अचेतन शांति का अनुभव भी कहीं ना कहीं चेतना ही नोट कर रही होती है। कुछ भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि सुषुप्ति वो दरवाजा है जहां से हम तुरीय अवस्था की ओर झांक सकते हैं। 4, तुरीय, द फोर्थ स्टेट, प्योर कॉन्शियसनेस। अब आता है सबसे रहस्यमयी लेवल, तुरीय। ये न तो जागृत है, न स्वप्न, न गहरी नींद। ये वो अवस्था है जहां केवल शुद्ध चेतना बचती है। कहते हैं ध्यान की गहराई में जब सब विचार, सपने और नींद भी पीछे छूट जाए तो बस यही तुरीय अवस्था आती है। कुछ लोग इसे आत्मा का असली अनुभव कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की झलक आज के साइकोलॉजी ने भी चेतना को अलग अलग परतों में बांटा है। अवचेतन, सबकॉन्शियस, वो हिस्सा जो आदतें और स्मृतियां संभालता है, जैसे साइकिल चलाना बिना सोचे भी आता है। अचेतन, अनकॉन्शियस, गहरे दबे हुए डर, इच्छाएं और भावनाएं, जैसे बचपन की चोटें जो आज भी डिसीजंस को प्रभावित करती है। अतिचेतन, सुपर कॉन्शियस, वो स्तर जहां इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और आध्यात्मिक अनुभव जन्म लेते हैं। कभी कभी अचानक मिले आइडियाज यहीं से आते हैं। तो दोस्तों, चेतना कोई एक कमरा नहीं, बल्कि पूरा महल है जहां अलग अलग कमरे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और आधुनिक मनोविज्ञान कहता है
कि इस महल में बेसमेंट भी है, अचेतन, स्टोर रूम भी है, अवचेतन, और टॉप फ्लोर से दिखता है पूरा ब्रह्मांड, अतिचेतन। अध्याय 5, अनुभव और चिंतन। दोस्तों, चेतना सिर्फ किताबों का विषय नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में भी बार बार सिर उठाती है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में कभी न कभी आता है, जो मैं देख रहा हूं, क्या वो सच है या सपना? चेतना का विज्ञान। विज्ञान कहता है चेतना दिमाग की वायरिंग और न्यूरॉन्स की फायर से पैदा होती है। थ्योरीज जैसे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी और ग्लोबल वर्कस्पेस इसी पर चलती है। लेकिन असली रहस्य अभी भी वही है, अनुभव क्यों महसूस होता है? चाय सिर्फ कैफीन क्यों नहीं, बल्कि चाय का मजा क्यों है? यही साइंस को पजल बना रहा है। स्वप्न और वास्तविकता का प्रश्न। कभी सपना इतना सजीव लगता है कि आंख खुलते ही दिल जोर जोर से धड़कता है, लेकिन जैसे ही समझ आता है कि अरे ये तो सपना था, हम हंस पड़ते हैं। अब सोचो, जिस तरह नींद में सपना हकीकत लगता है, क्या ये जागृत जीवन भी कहीं एक और सपना तो नहीं? भारतीय दर्शन में भी कहा गया है, जगत एक मायाजाल है। शायद इसी वजह से मैट्रिक्स जैसी फिल्में हमें इतनी आकर्षक लगती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या हम वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं? वैज्ञानिक निक बॉस्ट्रॉम ने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस। मतलब हो सकता है कि हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। जैसे किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर को लगता है कि वो असली है, वैसे ही हमें भी अपनी दुनिया असली लग रही हो। थोड़ा डरावना है, लेकिन सोचो, अगर ऐसा है तो क्या इस गेम का कोई प्लेयर भी है? मिरर टेस्ट। जानवरों की आत्म जागरूकता। अब सवाल आता है, चेतना सिर्फ इंसानों तक सीमित है या जानवरों में भी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने किया मिरर टेस्ट। किसी जानवर को शीशे के सामने खड़ा करो और देखो क्या वो खुद को पहचानता है या समझता है कि ये कोई और है। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉल्फिन, हाथी और कुछ बंदर खुद को पहचान लेते हैं। मतलब उनमें भी मैं कौन हूं जैसी चेतना की चिंगारी मौजूद है। शिप ऑफ थीसियस, पहचान का रहस्य। अब मान लो आपका शरीर धीरे धीरे बदलता रहता है। हर कोशिका, हर सेल कुछ सालों में नया हो जाता है। तो सवाल है, अगर पूरा शरीर बदल जाए तो क्या आप वही रहोगे? इसी सवाल को दर्शन में कहते हैं शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स। अगर एक जहाज की हर तख्ती बदल दी जाए तो क्या वो वही पुराना जहाज है या नया बन गया है? वैसे ही इंसान की पहचान, क्या ये शरीर है, विचार है या कुछ और गहरा? नोबेल विजेता फ्रांसिस क्रिक की द अस्टॉनिशिंग हाइपोथेसिस इस चेतना को एक नए चश्मे से देखने की कोशिश है। इसमें सवाल उठता है कि आत्मा और अनुभव क्या सिर्फ न्यूरॉन्स की रसायन शास्त्र से पैदा होते हैं? अगर आपको सपनों और वास्तविकता के फर्क जैसे गहरे सवाल आकर्षित करते हैं, तो यह किताब आपको बांध कर रखेगी। तो दोस्तों, चेतना हमें रोज चैलेंज करती है, कभी सपनों से, कभी विज्ञान की थ्योरी से, कभी दार्शनिक पहेलियों से। शायद यही चेतना की खूबसूरती है, ये हमें कभी एकदम पक्के जवाब नहीं देती, बस सवालों की सीढ़ी चढ़ाती जाती है। और सच कहूं तो यही सवाल हमें इंसान बनाते हैं। अध्याय 6, आधुनिक समय में महत्व। दोस्तों, चेतना की चर्चा अगर सिर्फ प्राचीन ग्रंथों या दार्शनिक किताबों तक होती तो शायद ये विषय पुराना लग जाता। लेकिन सच ये है कि चेतना आज भी हमारी दुनिया का हॉट टॉपिक है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और समाज, हर जगह इसका असर दिख रहा है। क्रिस्टोफ कॉच की यह किताब आधुनिक दौर की चेतना पर एक रोमांचक सफर है। इसमें एआई,
दिमाग से कंप्यूटर का सीधा जुड़ाव, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और साइकेडेलिक्स रिसर्च पर बेहतरीन चर्चा है। इसे पढ़कर लगेगा कि चेतना का भविष्य हमारे सामने ही खुल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और मशीन चेतना। आजकल एआई चैटबॉट्स आपसे बातें कर लेते हैं, रोबोट्स खाना बना लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। तो सवाल उठता है, क्या कभी मशीनें भी चेतनशील होंगी? यानी क्या कोई रोबोट ये कह सकेगा, हाँ मैं हूं और मुझे दर्द या खुशी महसूस होती है? फिलहाल एआई पैटर्न्स और डेटा पर चलता है, पर असली अनुभव पैदा करना अभी भी बहुत दूर की बात है। फिर भी सोचिए, अगर एक दिन मशीनें सच में चेतनशील हो जाएं, तो क्या हमें उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना होगा? मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुलनेस। आज की तेज तर्रार दुनिया में दिमाग हमेशा ओवरलोडेड वाईफाई जैसा हो गया है। यहीं पर चेतना की समझ काम आती है। माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन आज साइंस में भी प्रूफ हो चुके टूल्स हैं जो चिंता, तनाव और डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। मतलब, चेतना को गहराई से समझना सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि हमारी मानसिक सेहत का लाइफ हैक भी है। नैतिकता, पशुओं के साथ व्यवहार। अगर चेतना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, बल्कि जानवरों में भी है, तो हमारे व्यवहार का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। क्या हमें गाय, हाथी, डॉल्फिन या यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों के साथ ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए? यही कारण है कि आज एनिमल राइट्स और एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, क्योंकि अगर उनमें भी चेतना है तो दर्द, डर और खुशी वे भी महसूस करते हैं। चेतना पर आधुनिक शोध। आज साइंस भी चेतना के नए नए प्रयोग कर रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई, ऐसी तकनीक जो इंसान के दिमाग को सीधा कंप्यूटर से जोड़ दे। सोचिए, अगर आपकी सोच से ही स्क्रीन पर टाइप हो जाए। साइकेडेलिक रिसर्च, कुछ वैज्ञानिक एलएसडी, साइलोसाइबिन, मैजिक मशरूम जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि चेतना की सीमाएं कहां तक जा सकती हैं। लोग बताते हैं कि इन अवस्थाओं में उन्हें ईगो का विलय और यूनिवर्स के साथ एकता जैसी फीलिंग आती है। वैसे इसे घर पर ट्राई करने का कोई सवाल ही नहीं, यह सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग है। तो दोस्तों, चेतना आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। बस फर्क इतना है कि अब ये ध्यान की गुफाओं से निकलकर एआई लैब्स, हॉस्पिटल्स और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर तक पहुंच गई है। कह सकते हैं कि चेतना को समझना भविष्य के इंसान और समाज दोनों के लिए सबसे बड़ा एडवेंचर है। अध्याय 7, निष्कर्ष और खुले प्रश्न। दोस्तों, चेतना की इस लंबी यात्रा के बाद भी हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जवाब से ज्यादा सवाल है। क्या चेतना सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित है, यानी न्यूरॉन्स की फायरिंग, केमिकल्स का खेल और बायोलॉजी का एक इल्यूजन? या फिर चेतना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका अंश हम सबके भीतर जल रही एक लौ की तरह मौजूद है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। विज्ञान हमें शरीर और दिमाग का नक्शा दिखाता है, तो अध्यात्म हमें आत्मा और अनुभव की गहराई में ले जाता है। और असली बात शायद तब समझ आएगी जब ये दोनों रास्ते एक साथ मिलेंगे। मतलब, टेलीस्कोप से तारों को देखना और मेडिटेशन से भीतर के ब्रह्मांड को देखना, दोनों मिलकर हमें चेतना का असली रहस्य बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में ये सफर सिर्फ किताबों, थ्योरी या शोध का नहीं, ये सफर आपका व्यक्तिगत अनुभव है। चेतना को समझने का असली तरीका है उसे खुद महसूस करना। चेतना का विकास। कहा जाता है कि चेतना स्थिर नहीं, विकसित होती है। इंसान ने जानवरों से अलग होकर भाषा, कला, समाज बनाए, क्योंकि चेतना का स्तर ऊपर उठता गया। और आज भी माइंडफुलनेस,
मेडिटेशन और साइंस सब इसे इवॉल्व करने के रास्ते खोज रहे हैं। चेतना शायद हमारी असली इवोल्यूशनरी सुपर पावर है। चेतना के फायदे। लोग सोचते हैं चेतना का फायदा क्या है। इसका फायदा यही है कि हम खुद को और दुनिया को समझते हैं। चेतना हमें डिसीजन लेने, सहानुभूति रखने, सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। और सबसे बड़ा फायदा यही हमें इंसान बनाती है। इयन मैकगिलक्रेस्ट की द मैटर विथ थिंग्स विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का अद्भुत प्रयास है। यह किताब बताती है कि चेतना केवल दिमाग का काम नहीं, बल्कि हमारी पूरी वास्तविकता की चाबी हो सकती है। आखिर तक पढ़ते पढ़ते आप खुद से पूछेंगे, चेतना सच में क्या है? खुला प्रश्न दर्शकों के लिए। तो अब बारी आपकी है। आपके अनुसार चेतना वास्तव में क्या है? क्या यह सिर्फ मस्तिष्क का खेल है, या ये वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सबको जोड़कर रखती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है चेतना के इस रहस्य का अगला टुकड़ा आपके ही जवाब में छुपा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यात्रा अभी जारी है।